हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से पहले 4 एग्जाम्पल्स थे, उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। वैसे तो हम लोग इससे पहले के वीडियो में ये बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF कैसे निकाला जाता है, फिर भी यहाँ पर हम लोग फिर से इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, आप लोग को तो पता ही होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 135 और 225 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताइए। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि इसमें से जो कोई बड़ा होगा जनरली उसी को A मान लेते हैं, ऐसा रूल नहीं है, तथा जो छोटा है उसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 135। अब A मिल गया, B मिल गया, तो अब किसका इस्तेमाल करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक ना। जहाँ ये R क्या है, इस 0 के बराबर या उससे बड़ा है, और किससे छोटा है, B से छोटा है, ठीक ना। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R की वैल्यू 0 के बराबर उससे बड़ी और B से छोटी। तो A का मान कितना है, 225। तो A के नीचे में लिख दीजिए यहाँ 225 बराबर B की वैल्यू 135। अब 135 से 225 में भाग दीजिए, भागफल कितना होगा 1, शेषफल कितना होगा 90। अब आप ये कि हमको कैसे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे 135 से 225 में भाग दीजिए, इस तरह से भाग दीजिए, भागफल शेषफल निकलेगा, जो भी निकलना है वो निकलना ही है। अब क्या करेंगे, इस 135 को किसके जगह पर लाएंगे, A के जगह पर लाएंगे, और इस 90 को शेषफल को किसके जगह पे लाएंगे, B के जगह पे लाएंगे। फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे, यानी 90 से 135 में भाग देंगे, कितना होगा, एक बार में लगेगा, यहाँ शेषफल कितना बचेगा 45, 90 45 135, ठीक। अब वापस से इस 90 को कहाँ लाएंगे, A की जगह पर लाएंगे, और B की जगह खाली हो गई, इसके जगह पे कौन आएगा, ये 45 आएगा, ठीक ना। तो इस 45 से हम लोग इस 90 में भाग करेंगे तो कितना होगा, 45 दूना 90, शेषफल कितना होगा 0। इसका मतलब ये 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। देयरफॉर HCF किसका, 225 और 135 का कितना हो जाएगा 45। यानी कि ये 45 जो है, ये 45 वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो 225 और 135 दोनों को पूरा विभाजित करेगा। आ गई बात समझ में, हो गया कंप्लीट। चलिए अब नंबर 2 को देखते हैं, यहीं पे बना देते हैं नंबर 2 का भी सॉल्यूशन। चलिए यहाँ A की जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग, 38,220, और B की जगह पर कितना लिख देंगे 196। फिर से वही काम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R का मान 0 के बराबर उससे बड़ा होगा और B से छोटा होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ A की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, A की जगह पर लिखेंगे 38,220, और यहाँ B की जगह पर क्या लिखेंगे 196। 196 से 38,220 में भाग देना है, ठीक ना। तो दीजिए भाग, 196 से 38,220 में भाग दीजिए। तो सबसे पहले तो एक बार में लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, यहाँ से 2 आएगा। अब आप इसके बाद 9 बार में लगाइए, 9 छः के 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 5, 86 का 6 हासिल 8, 9 8 17, 1764, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 7 में से 7 गया 0, इधर तो 0 हो गया। अब क्या उतरेगा ऊपर से 0, 5 बार में लगाइए, 6 5 30 का 0,
हासिल 3, 945 3 48 का 8 हासिल 4, 5 4 9, 980 में से 980 घटेगा, कितना बचा? 0। अब आप देख सकते हैं कि जब 196 से 38,220 में भाग देते हैं तो भागफल कितना होता है? 195 होता है और शेषफल कितना होता है? 0 होता है। तो फर्स्ट स्टेप में ही शेषफल 0 हो गया। अब आगे क्या इसको हम लोग बढ़ाएंगे? अब क्या वापस से इस भाजक को यहाँ लिखेंगे, इस शेषफल को यहाँ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में 0 हो गया शेषफल। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप का जो ये भाजक है यही इसका क्या होगा? HCF होगा। यानी HCF किसका? 38,220 का और 196 का, ठीक ना। इसका HCF कितना होगा? 196 ही हो जाएगा, क्योंकि 196 से जब 38,220 में भाग दिया गया तो 195 बार में पूरा भाग लग गया, और जब पूरा भाग उसी से लग गया तो यही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट है 867 और 225। 867 और 225 का HCF हम लोग निकालते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग यहाँ पर नंबर 3 कर देते हैं। माना कि A बराबर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को? 867 और B के जगह पर 255 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B। तो चलिए अब A की जगह पर कौन है? 867 है तो 867 लिख दीजिए। B की जगह पे कौन है? 255 है तो 255 लिख दीजिए। अब इस 255 से इस 867 में भाग दीजिए। 255 से 867 में हम लोग भाग देंगे, ठीक ना। तो ये 3 बार में लगेगा। 765 यानी कि ये 102 होगा, ठीक ना। तो कितना बार में लग गया? 3 बार में, ठीक ना। और शेषफल कितना हुआ? 102। अब ये 255 कहाँ आएगा? यहाँ A की जगह पे 255, और ये 102 कहाँ आएगा? यहाँ B की जगह पे। अब फिर 102 से 255 में भाग देंगे, कितना बार में भाग लगेगा? 2 बार में। तो 2 बार में कितना हो जाएगा? 204, इसमें से घट जाएगा 204, तो कितना बचेगा? 51 4 55, 51 बचेगा। अब फिर वापस से ये 102 कहाँ आएगा? यहाँ 255 की जगह पर आ जाएगा, और ये 51 कहाँ आ जाएगा? 102 की जगह पे आ जाएगा। अब फिर 51 से 102 में भाग दीजिए, तो 51 से भाग देंगे 102 में तो 2 बार में भाग लग जाएगा, शेषफल हो गया 0। जैसे ही शेषफल 0 हो जाए हम लोगों को रुक जाना है, और इस स्टेप का जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो HCF किसका किसका? 867 एंड 255 कितना हो जाएगा? 51। यानी ये जो 51 देख रहे हैं, ये 51 बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है। इस 51 से 867 में भी पूरा भाग लगेगा और 255 में भी पूरा भाग लगेगा, और ये सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक है। अब इससे बड़ा धनात्मक पूर्णांक संभव नहीं है जो 867 और 255 को पूरा विभाजित कर दे। एक्सरसाइज 1.1 का जो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 से रिलेटेड है। उदाहरण 2 और उदाहरण 3 के जैसा ही है। एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, बार बार यहाँ आ रहा है रूप का होता है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। आज हम लोग इस रूप वाली समस्या को हल ही कर देते हैं पूरा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, इससे पहले भी हम लोग उदाहरण 2 और उदाहरण 3 तो पढ़ ही चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। ये सब तो थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। अब जरा सा गौर से देखिए यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल मेरे लिए काफ़ी है। 5 एग्जाम्पल अगर आप समझ जाइएगा तो हो जाएगा। गौर कीजिए इस बात पर। अगर हम 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से तो भाग दीजिए, तो 2 से 2 × 0 + 1 क्या रूप हुआ? 2q + 1 क्या रूप हुआ इसका? यहाँ लिख देते हैं 2q + 1, ठीक ना। चलिए अब इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 × 1 क्या रूप हुआ? 2q क्या रूप हुआ? 2q। चलिए अब 3 में भाग दीजिए, किससे भाग देंगे? 2 से। 2 × 1 + 1 2q + 1 क्या रूप हुआ? 2q + 1। अब इसी को रिपीट करेगा। देखिए 4 में भाग दीजिए 2 से, 2 दूनी 4 क्या रूप होगा?
2q का रूप होगा। 2 से भाग दीजिए 5 में, 2 दूनी 4 1 5, क्या रूप हो गया 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। ये अगर आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 2 से भाग देते हैं तो 2 ही रूप होगा उसका, 2q प्लस 1 2q, 2q प्लस 1 2q, 2q प्लस 1 2q, 2q प्लस 1 2q। मतलब क्या, अगर आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 2 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 बचेगा या 0। यहाँ कुछ नहीं है शेषफल, तो क्या है प्लस 0 तो लिख सकते हैं। शेषफल 1 है 0 है, फिर 1 है फिर 0 है, फिर 1 है फिर 0, फिर 1 फिर 0। दोनों तरीके से इस बात को समझिए। ये एक दरअसल क्या है, ये शेषफल ही है। ये भाज्य ये भाजक ये भागफल ये शेषफल, ये भाज्य ये भाजक ये भागफल ये शेषफल, ये a ये b ये q ये r। आ गई बात समझ में। तो यदि आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 2 से भाग देते हैं तो भागफल तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक होगा, ठीक ना, इसलिए उसको क्यू मानते हैं हम लोग। कुछ भी कोई भी पूर्णांक हो सकता है तो उस पूर्णांक को क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। देखिए ना क्या लिखा हुआ, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है तो इस क्यू को क्या मान लेते हैं, कोई भी पूर्णांक। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ठीक। लेकिन ये शेषफल एक बार 1 होगा एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा एक बार 0 होगा, एक बार 1 होगा और एक बार 0 होगा। आ गई बात समझ में। अब एक काम कीजिए, अब फिर से यही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें एक काम कीजिए, 2 से तो भाग दे दिए, अब की बार 3 से भाग देते हैं। देखिए तो 3 से जब 1 में भाग दीजिएगा तो भागफल हो जाएगा कितना 0 और शेषफल कितना हो जाएगा 1। तो बताइए तो ये क्या रूप हुआ, 3q प्लस क्या 1, बिल्कुल इसका रूप होगा 3q प्लस 1। चलिए अब 2 में भाग दीजिए, तो 3 से जब 2 में भाग देंगे तो 3 गुना 0 जोड़ 2, क्या रूप होगा बताइए 3q प्लस क्या यहाँ 2। तो दूसरा रूप हो जाएगा 3q प्लस 2। चलिए अब 3 से 3 में भाग देते हैं, तो 3 से जब 3 में भाग देंगे तो 3 गुना 1 3 हो गया। तो इसका रूप कैसा हो गया 3q, इसका रूप क्या हो गया 3q। अब गौर से देखिए, अब अगला 4 में भाग देते हैं 3 से, तो 3 से जब 4 में भाग दीजिएगा तो 3 गुना 1 जोड़ 1, क्या रूप होगा बताइए 3q प्लस 1, यानी 3q प्लस 1 यही रूप आएगा। अब जब 5 में भाग दीजिएगा तो 3 का 3 जोड़ 2, 3 गुना 1 3 जोड़ 2 5, तो क्या रूप हुआ बताइए 3q प्लस 2। तो फिर से वापस क्या रूप हुआ 3q प्लस 2। अगर हम यहाँ 6 लिखेंगे तो उसका रूप हो जाएगा कैसा 3q। मेरी बात समझिए, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक में अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। अगर 3 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा। 2 से बड़ा भी शेषफल हो सकता है क्या, यहाँ 3 भी बच सकता है। 3 से भाग देंगे शेषफल 3 ही बचेगा, ऐसा कभी है संभव, ऐसा संभव नहीं है। तो यदि 3 से भाग दे रहा है तो शेषफल कहाँ तक बच सकता है, 0 बचेगा 1 बचेगा 2 बचेगा, 3 नहीं बचेगा शेषफल। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए, अब अगर इसी 1 2 3 4 5 में 1 2 3 4 5 में हम 4 से भाग देते हैं, तो दीजिए 4 से जब 1 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा 4 गुना 0 जोड़ 1, किस रूप का हुआ 4q प्लस 1, ठीक। अब बताइए 4 से जब 2 में भाग देंगे तब 4q प्लस 2, 4 से जब 3 में भाग देंगे तब 4q प्लस 3, 4 से जब 4 में भाग देंगे तब तो ये हो जाएगा सिर्फ 4q, क्या हो जाएगा ये 4q, 4 गुना 1 4, तो ये हो गया 4q का रूप। और 4 से जब 5 में भाग देंगे तब तो ये वापस से हो जाएगा 4q प्लस 1। तो जब किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 4 से भाग देंगे तो एक बार रूप होगा 4q यानी शेषफल 0 होगा, एक बार रूप होगा 4q प्लस 1 यानी शेषफल 1 बचेगा, एक बार रूप होगा 4q प्लस 2 यानी शेषफल 2 बचेगा, और एक बार रूप होगा 4q प्लस 3 यानी शेषफल ये 3 बचेगा। क्या 4q प्लस 4 भी संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि 4 से अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक में भाग देते हैं तो शेषफल कभी 4 हो ही नहीं सकता है। शेषफल कम से कम 0 होगा और अधिक से अधिक 3 होगा। तो जब 4 से भाग देंगे तो यही 4 रूप होगा। जब 2 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक जब 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक में भाग देंगे तो यही 3 रूप होगा, और जब 2 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक में भाग देंगे तो यही 2 रूप होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? तो अब एक बात बताइए,
जब 2 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक में भाग देंगे तो 2 रूप हुआ, 2q प्लस 1। जब 3 से भाग दिए तो 3 रूप, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। जब 4 से भाग दिए तो 4 रूप, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। अब आप लोग बताइए तो जरा सा, यदि हम 5 से भाग देंगे तो क्या सब रूप होगा बताइए, सबसे पहले बताइए क्या होगा, बोलिए 5q। दूसरा 5q प्लस 1, यानी इसमें शेषफल 0, इसमें शेषफल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा 5q प्लस 2, चौथा 5q प्लस 3, पांचवा 5q प्लस 4। यानी कि यदि हम 5 से भाग देंगे तो यही 5 रूप होगा, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4। शेषफल 4 तक आएगा। कोई प्रॉब्लम? तो अगर आप यहाँ तक समझ गए तो मेरे कहने का मतलब ये लास्ट 6 वाला भी समझ ही गए होंगे। तो बताइए, अगर 6 से किसी धनात्मक पूर्णांक में भाग देंगे तो कौन कौन सा रूप होगा? सबसे पहले 6q, उसके बाद 6q प्लस 1 यानी शेषफल 1 बचेगा, उसके बाद 6q प्लस 2 यानी शेषफल 2 बचेगा, उसके बाद 6q प्लस 3 यानी शेषफल 3 बचेगा, उसके बाद 6q प्लस 4 यानी शेषफल 4 बचेगा, उसके बाद 6q प्लस 5 यानी शेषफल 5 बचेगा, उसके बाद 6q प्लस 6 यानी शेषफल 6 बचेगा। ये भी होगा? बिल्कुल नहीं, 6q प्लस 6 नहीं होगा, 6q प्लस 5 तक ही रहेगा। 6 से ना भाग दे रहे हैं, तो जब 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 6 कैसे होगा? 5 तक ही ना हो सकता है। तो अब बताइए, इस चीज़ को समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? एक चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, 2 से भाग देंगे तो ये 2 रूप, 3 से भाग देंगे तो 3 रूप, 4 से भाग देंगे तो 4 रूप, 5 से भाग देंगे तो ये 5 रूप, 6 से भाग देंगे तो ये 6 रूप। अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 7 से भाग देंगे तब कौन कौन सा रूप होगा, 8 से भाग देंगे तब कौन कौन सा रूप होगा, 9 से भाग देंगे तो कौन कौन सा रूप होगा, तो बता सकते हैं? आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ 2 रूप हो गया, एक 2q का, एक 2q प्लस 1 का, ठीक ना। तो ये जो 2q का रूप है ये सम धनात्मक सम पूर्णांक को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, और ये धनात्मक विषम पूर्णांक को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ ये 4q प्लस 1, अब आप लोग खुद बताइए, यहाँ शेषफल 1 बच रहा है, सम होगा कि विषम होगा? विषम होगा। तो ये 4q प्लस 1 विषम का रूप है। याद कीजिए एग्जाम्पल 3 जो हम लोग बनाए थे उसमें यही सवाल था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो यहाँ देखिए, ये 4q प्लस 1, देखिए एक विषम पूर्णांक है, यहाँ 3 भी विषम पूर्णांक है। देखिए इसका रूप कैसा हुआ? 4q प्लस 3 के रूप का हुआ। ये दोनों 4q प्लस 2 और यहाँ 4q, ये दोनों रूप जो होगा ये धनात्मक सम पूर्णांक का होगा। 4 सम है, 2 सम है, फिर 5 को देखिए, ये 4q प्लस 1 के रूप का हो गया। आ गई बात समझ में? अब एक बात बताइए, इसमें से इसको अगर बता देंगे तो ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। आप खुद बताइए, 6q 2 से विभाजित है या नहीं है? बिल्कुल है, 2 से विभाजित। तो बताइए सम या विषम? निश्चित रूप से ये हो जाएगा आपको सम। अब बताइए 6q प्लस 1 सम या विषम? ये हो जाएगा आपको विषम। 6q प्लस 2 सम या विषम? सम। 6q प्लस 3 निश्चित रूप से विषम। 6q प्लस 4 सम। 6q प्लस 5 निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? विषम, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं ये 6q प्लस 1 विषम का रूप है, 6q प्लस 3 विषम का रूप है, 6q प्लस 5 किसका रूप है? विषम का रूप है। और यही तो आपको सिद्ध करने के लिए कहता है, दर्शाने के लिए कह रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, क्योंकि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये तीनों रूप तो सम का है, ये तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। आ गई बात समझ में? तो अब इस सवाल का मतलब समझ गए, ये रूप रूप वाला जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को समझ गए? कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b का मान कितना ले लेते हैं? 6। b का मान 6 क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोगों को यही सिद्ध करना है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, इसलिए। तो चलिए a को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माने हुए हैं और b को क्या मान लेते हैं? 6 मानते हैं। और उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा? bq प्लस r, जहाँ r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। तो चलिए a तो a ही रहेगा, b की वैल्यू कितनी है? 6। तो यहाँ लिखेंगे 6, b के जगह पर 6, बाकी सारा चीज़ ज्यों का त्यों लिख दीजिए।
b के जगह पर सिर्फ 6 लिखते जाइए। यहाँ पर b की जगह पर क्या लिख दिए 6, ये b है ये 6 है। अब बताइए r की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 6 से छोटी, तो हम लोग फटाफट यहाँ पर लिखते जाएंगे। यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 0, ये 6q ही रह जाएगा। यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। यदि r का मान 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। यदि r का मान 3 हो तो a का मान क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। फिर लिखेंगे हम लोग यदि r का मान 4 हो तो a का मान क्या हो जाएगा 6q प्लस 4। और सबसे लास्ट में यदि r का मान 5 हो तो a का मान हो जाएगा 6q प्लस 5। अब आगे हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि शेषफल कभी भी 5 से बड़ा नहीं होगा यदि हम 6 से किसी संख्या में भाग देंगे तब। देखिए यहाँ पर ये 6q, ये 6q प्लस 2 और ये 6q प्लस 4, ये तीनों जो है 2 से पूरा विभाजित है। इन तीनों में 2 से पूरा भाग लग जाएगा। अब आप ये कैसे लग जाएगा, तो ये तो सीधा है, इसमें 2 से भाग लग रहा है, ठीक ना। ये 6q प्लस 2 भी देखिए 6q में भी लग जाएगा, 2 में भी लग जाएगा, तो ये पूरा विभाजित है। यहाँ भी 6q प्लस 4 2 से पूरा विभाजित है। 4 से ये इस 4 में भी भाग लग जाएगा 2 से, और 6q में तो लग ही जाएगा। तो ये तीनों जो है 2 से पूरा विभाजित है। तो बच गया कौन कौन 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यहाँ नीचे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ ऊपर में हम लोग लिख देते हैं। यहाँ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये 6q, ये 6q प्लस 2 और ये 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग लगेगा इसलिए ये धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। समझ गए बात को। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लीजिए, 15 धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये इसी तीनों में से किसी एक रूप का होगा। देखिए 6 से इसमें भाग दीजिए, 6 दूनी 12 3 15, किस रूप का हुआ 6q प्लस 3 के रूप का हुआ। कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक ले लीजिए 31, इसमें 6 से भाग दीजिए, 6 पंच 30 1 31, किस रूप का हुआ 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 के रूप का हुआ। और अगर मान के चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 35, इसमें 6 से भाग देते हैं, तो 6 से इसमें भाग देंगे, 6 पंच 30 प्लस 5 35, किस रूप का हुआ 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 के रूप का हुआ। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे तो वो या तो 6q प्लस 1 के रूप का होगा या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा 6q प्लस 1 के ही रूप का होगा, नहीं। अगर 6 से उसमें भाग देते हैं तो या तो वो 6q प्लस 1 के रूप का होगा या 6q प्लस 3 के रूप का होगा या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। लेकिन अगर 2 से भाग देंगे तो सबका एक ही रूप होगा 2q प्लस 1। इस चीज़ को भी देख लीजिए, इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा। एक चीज़ को और यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम की बात कर रहे हैं, विषम, अगर उसमें 2 से भाग देंगे तो उसका एक ही रूप होगा 2q प्लस 1, बस एकमात्र रूप होगा और कोई रूप नहीं होगा। अगर उसमें 4 से भाग देंगे तो उसको 2 रूप हो सकता है, या तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। अगर किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में 4 से भाग देते हैं तो उसका 2 रूप होगा, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3। अगर 2 से भाग देंगे तो उसको एक ही रूप होगा, सबका एक ही रूप होगा 2q प्लस 1। और अगर यहीं पर हम लोग 6 से भाग देंगे तो या तो 6q प्लस 1 होगा या 6q प्लस 3 होगा
और या 6q + 5 होगा। हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं कि जब भी ये धनात्मक सम और विषम के रूप को दिखाने की बात आती है तो ऐसा ही क्वेश्चन क्यों रहता है कि 2q + 1 के रूप का दिखाइए धनात्मक विषम पूर्णांक को, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का दिखाइए, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यानी ये 2, 4, 6 में ही क्यों दिखाया गया है? मतलब क्वेश्चन में 3 क्यों नहीं रहता, वहाँ 5 क्यों नहीं रहता है? ऐसा क्यों नहीं रहता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 3q के रूप का होता है या 3q + 1 के रूप का होता है? ऐसा क्यों नहीं क्वेश्चन होता है? तो उसको भी 1 मिनट हम लोग यहाँ पर बताते हैं। देखिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा, जैसे यहाँ देखिए, हम यहाँ पर 3 उदाहरण से आपको क्लियर कर देते हैं, या 2 ही उदाहरण लीजिए ना। जैसे यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं 17, एक लेते हैं कुछ भी 21। अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो इसका निश्चित है, इसका रूप होगा 2q + 1। इसका निश्चित है रूप क्या होगा? 2q + 1। देखिए 2 × 8 = 16, 1 17, क्या रूप हुआ? 2q + 1। इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो क्या रूप होगा? 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10 = 20 जोड़ 21। यहाँ भी रूप कैसा होगा? 2q + 1। लेकिन जब इसी 17 और इसी 21 में हम लोग 3 से भाग देते हैं, 3 से, देखिए तो यहाँ इसका रूप कैसा हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 2 = 17, 3q + 2। यहाँ भाग देंगे तो 3 × 7 = 21, यानी 3q। इस समय इसका रूप हो गया 3q के जैसा, और इस समय इसका रूप हो गया 3q + 2 के जैसा। इसीलिए यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम है, 17 भी धनात्मक विषम पूर्णांक, 21 भी धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन एक बार रूप हो गया, एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप हो गया 3q + 2 का, एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप हो गया 3q के जैसा। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन जब 2 से भाग देंगे तो फिक्स है 2q + 1 का ही रूप होगा, और कोई भी रूप संभव नहीं है। यदि 4 से भाग देंगे तो फिक्स है 2 ही रूप होगा, या तो 4q + 1 या 4q + 3। समझ रहे मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो इस तरह से ये 2 नंबर का भी सवाल आपका सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके मन में कोई प्रश्न होगा। तो मेरा तो ऐसा प्रयास रहता है कि जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए उसको हम यहाँ पर बोलने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में और कोई भी प्रश्न बनता है तो उसको प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप इसको पूछिए। धन्यवाद।